एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल टेज टुगेदर। कर रहे हैं डीएलएड फर्स्ट ईयर का इंग्लिश यूनिट नंबर, ये सेकंड है और वही क्वेश्चन देख रहे हैं जो जनरली पूछे जाते हैं। बात की जाए तो क्वेश्चन पूछने की तो बात यह है कि आपका जो क्वेश्चन पेपर जो तैयार किया जाता है वो ABCD करके तैयार किया जाता है। तो जनरली होगा क्या कि जितने भी यूनिट्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं वो लगभग सारे ही कवर हो जाते हैं। हाँ, कुछ 5-6 क्वेश्चन छूटते हैं जिनको हम कवर करेंगे भी नहीं अपनी क्लासेस में। तो हमको क्या करना है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हमको अटेम्प्ट करने हैं, यानी कि हमें तैयार करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको नहीं पता ना कि आपके पास कौन सा क्वेश्चन पेपर आ जाएगा, या फिर आप कंक्लूड नहीं कर पाएंगे कि कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा इम्पॉर्टेंट नहीं है। होता क्या है, अब जैसे कि अब ये फर्स्ट ईयर वाले बच्चे हैं तो उनको मैं बता दूं कि आप लोगों का जो क्वेश्चन पेपर तैयार होता है वो 4 भागों में तैयार होता है। तो अब आप खुद सोचिए कि अगर एक यूनिट है, एक यूनिट को अगर 4 भागों में बांट भी रहे हैं तो एटलीस्ट उसमें से 4 क्वेश्चन तो निकल के आ ही रहे हैं, ठीक है। और उसी एक यूनिट में से आपका एक 5 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाएगा और उसी यूनिट में से ही आपका 8 नंबर का भी क्वेश्चन बन जाएगा। तो अगर देखा जाए तो आपको एक यूनिट से लगभग 7 से 8 क्वेश्चन तैयार कर ही लेने चाहिए। और कौन से क्वेश्चन तैयार करने चाहिए, इसका सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाइए, उसमें जो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बार बार जो रिपीट होते हैं तो उनको तो आप बिल्कुल छोड़िए ही मत, वो तो करने ही चाहिए, क्योंकि जब आ रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि मोर देन 90% चांस हो जाते हैं कि वो क्वेश्चंस आएगा। यहाँ पर फर्स्ट ईयर वालों को मैं थोड़ा सा ज़्यादा मैं ध्यान में रख के चलूँगी, क्योंकि सेकेंड ईयर वाले फिर भी कर लेते हैं, क्योंकि वो न्यू कमर तो होते नहीं। फर्स्ट ईयर वाले जो स्टूडेंट होते हैं वो थोड़ा घबराते हैं, उनको पता नहीं चलता कि कैसे चीज़ों को करना है, तो फोकस ज़्यादा यहाँ पर फर्स्ट ईयर वालों पर ही रहेगा। अभी देखो, मैंने जो आपका जो फर्स्ट यूनिट है ना, उसके मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस डाले हुए हैं, अगर आप प्लेलिस्ट वगैरह में जाके देखेंगे आपको मिल जाएंगे। यहाँ अभी मैंने सेकंड यूनिट को लिया है, आपकी इंग्लिश है। ज़्यादातर मैं इंग्लिश पे ही फोकस रखती हूँ, क्योंकि इंग्लिश में ही ज़्यादातर बच्चे घबरा जाते हैं, फिर उनको पता नहीं चलता है कि इसको हमें रेडी कैसे करना है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है आपका डिक्शनरी से लिया गया है, रिपीटेडली पूछा गया, आपको समझ भी आ जाएगा और आपको अच्छे खासे यहाँ से नंबर मिल भी जाते हैं। 2 और 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, 8 में रेयर ही पूछा गया, मैंने देखा नहीं है, तो कोई चांस हो तो देख लेना। अभी यहाँ पर मैं इसको एज अ 2 मार्क्स और एज अ 5 मार्क्स को कंसिडर करके चल रही हूँ। आप अपनी बुक को भी देख लेना। यहाँ पर वो बच्चे इसको अच्छे से ध्यान दें जिनके पास बुक नहीं है, और या फिर जिनको बुक से समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि वही हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। तो देखो क्या लिखा है, व्हाट डू यू मीन बाय डिक्शनरी, यानी कि आप डिक्शनरी से क्या समझते हैं। राइट अ नोट ऑन यूजिंग डिक्शनरी फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन एंड स्ट्रेस। ये बोल रहा है कि आपको एक नोट लिखना है, नोट यानी कि एक छोटा सा आपको डिक्शनरी के बारे में बताना है कि डिक्शनरी क्या है। तो क्या बोल रहे हैं, राइट अ नोट ऑन यूजिंग डिक्शनरी, के डिक्शनरी को कैसे यूज किया जाता है उसके ऊपर आपको एक नोट लिखना है। फॉर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के लिए किस तरह से आप इसको डिक्शनरी को यूज करते हैं, एंड स्ट्रेस, और किस तरह से उसको स्ट्रेस एज अ स्ट्रेस और एज अ प्रोनाउंसिएशन उसको यूज किया जाता है। अब यहाँ पर देखो 2 चीजें हैं समझने के लिए, ये तो इजी है कि भाई डिक्शनरी क्या है उसको बताओ। अब यहाँ पर ये बोल रहा है कि करेक्ट प्रोनाउंसिएशन और करेक्ट स्ट्रेस। जनरली इंग्लिश में होता क्या है कि जो लिखा है उसको अगर आप सही से नहीं बोल पा रहे हैं तो आप अपनी बात सामने वाले को समझा नहीं पाएंगे, तो जो लिखा है उसको करेक्ट वे में बोलना इंपॉर्टेंट हो जाता है। उसी तरीके से इंग्लिश में शब्दों के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस देना पड़ता है, थोड़ा दबाव देना पड़ता है। ये आगे ये मैंने करवाया भी हुआ है क्वेश्चन, लेकिन फिर भी हम इस यूनिट में इसको कवर भी कर लेंगे। स्ट्रेस को आप ऐसे समझ सकते हैं कि इंग्लिश में कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं कि जिन पे कम स्ट्रेस दिया जाता है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं कि जिन पे ज़्यादा स्ट्रेस दिया जाता है। तो कम या ज़्यादा स्ट्रेस देने से उन शब्दों का मीनिंग चेंज हो जाता है, ठीक है। या फिर आपने देखा होगा कि बहुत सारे वर्ड्स इंग्लिश में ऐसे होते हैं जो साइलेंट होते हैं, बट उनको जब हमें लिखना होता है तो उनको हमें दिखाना होता है। जैसे कि नाइफ, तो नाइफ में आपका केस साइलेंट हो जाता है, जैसे कि नाइट, नाइट में भी आपका केस साइलेंट हो जाता है। उसी तरह से ही कुछ शब्द जैसे कि क्लास, अब क्लास में आपने देखा कि जो एस है वहां पर ज्यादा स्ट्रेस आ गया, यानी कि ज्यादा दबाव आ गया, यानी कि आपको थोड़ा सा उसको दबाव देके बोलना पड़ रहा है।
हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो, लेकिन अभी जब एक स्ट्रेस का क्वेश्चन हम लेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। अच्छा, तो अब हमको ये देखना है कि जब हम डिक्शनरी का, अगर आप लोगों ने डिक्शनरी यूज की होगी ना, तो आपको ना पता चल जाएगा कि ये किस चीज के बारे में बात कर रहा है। अच्छा, तो अब हम आते हैं आंसर पे। तो जब आप इसका आंसर बनाएंगे तो सबसे पहले तो ना आपको डेफिनेशन पे ध्यान, सबसे पहले आपको डेफिनेशन देना है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, वो डेफिनेशन ही तो मांग रहा है ना सबसे पहले। अच्छा सही जा रहा है। तो आपको डेफिनेशन ही तो मांग रहे हैं ना, तो डेफिनेशन में आप इसको, चाहे ये मैं बता रही हूँ कि इसको आप हाईलाइट कर देना, आप इसको नीचे से मार्क कर देना, मतलब कि आपको दिखाना है टीचर को कि आप यहाँ पर सबसे पहले डेफिनेशन कर रहे हैं, तो इसको आपको हाईलाइट करना ही पड़ेगा। चाहे आप इसके नीचे जैसे कि आप लाइन वगैरह डाल देते हैं, एरो वगैरह डाल देते हैं, उस तरीके से आपको बताना, क्योंकि आपको सिर्फ लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको दिखाना है अपना काम सुंदर तरीके से, नीट तरीके से आपको करना पड़ेगा। तो देखो क्या लिखा है, अ डिक्शनरी इज अ बुक, यानी कि डिक्शनरी वो बुक है कंटेनिंग अल्फाबेटिकली अरेंज्ड। ये पूरा एक है, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट आया नहीं था इसलिए मैंने इसको यहाँ पूरा कर दिया। तो क्या लिखा है कि डिक्शनरी वह बुक है जिसमें होता है, कंटेन मतलब जिसमें होता है, ठीक है, जिसमें कि कंटेन होता है क्या, अल्फाबेटिकली अरेंज वर्ड्स, यानी कि अल्फाबेटिकली वर्ड्स को अरेंज किया जाता है। जैसे कि पहले ए वर्ड्स के, फिर बी वर्ड्स के, फिर सी वर्ड्स के जितने भी वर्ड होते हैं उनको अल्फाबेटिकली तरीके से अरेंज किया जाता है सीरीज वाइज, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं, विद देयर मीनिंग, उनके मीनिंग के साथ उनको अल्फाबेटिकल तरीके से अरेंज किया जाता है, किसमें, डिक्शनरी में। एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट देम, और फिर उस पर्टिकुलर वर्ड के बारे में, जैसे कि भाई पहला वर्ड सपोज करो कि एप्पल आ गया, हालांकि एप्पल होता नहीं है, एप्पल है, तो उसमें क्या होगा कि एप्पल लिखा, फिर उसके बारे में वो उसको और ज्यादा इंफॉर्मेशन देगा कि भाई एप्पल एक फ्रूट है, या फिर एप्पल कहाँ पर उगाया जाता है, ठीक है। तो जो भी दो चार छोटी मोटी जो इन्फॉर्मेशन, जो जनरल इन्फॉर्मेशन होती है उस वर्ड के बारे में वो बताता है, ठीक है। जानने की यहाँ पे बात क्या है कि ये जो लिखा है ना कि अरेंज वर्ड्स, अल्फाबेटिकली अरेंज वर्ड के अल्फाबेट को ध्यान में रखते हुए उसको अरेंजिंग ऑर्डर में डाला जाता है उनके मीनिंग के साथ। बस इतनी बात हो गई। अब आपको क्या लिखना है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिक्शनरी। चलो भाई ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस ये है, डिक्शनरी इज अ बुक, डिक्शनरी एक वो बुक होती है ऑफ अ ग्रेट इंपॉर्टेंस, इसकी एक ग्रेट इंपॉर्टेंस है डिक्शनरी की। कैसे, इट हेल्प अ लॉट टू द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट की बहुत ज्यादा सहायता करती है, अलॉट यानी कि बहुत ज्यादा सहायता करती है किसकी, स्टूडेंट की। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, वर्ड्स के मीनिंग को जानने के लिए, ठीक है। इट बिकम्स इंडिपेंडेंट, इससे क्या होता है कि जो स्टूडेंट होते हैं वो इंडिपेंडेंट हो जाते हैं एंड रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं फॉर देयर ओन लर्निंग। अब इससे क्या होगा कि आपको बार बार किसी से पूछने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपके पास एक डिक्शनरी है, और डिक्शनरी आपको अल्फाबेटिकल तरीके से वर्ड का मीनिंग भी बता रहा है, और साथ साथ उसकी जो आसपास की जो इंफॉर्मेशन है वो भी आपको एक ही बुक में आपको मिल जाएंगी, ठीक है। यहां से फिर से ध्यान दो एक बार, इट हेल्प अ लॉट टू द स्टूडेंट, ये स्टूडेंट की बहुत हेल्प करती है। द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, क्या, वर्ड्स के मीनिंग को जानने के लिए। इट बिकम इंडिपेंडेंट, यहाँ पर इट किसके लिए यूज किया गया है, यहाँ पर इट यूज किया गया है आप स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इट बिकम इंडिपेंडेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन लर्निंग, इससे वो क्या हुआ कि अपनी खुद की लर्निंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। दस मतलब इसलिए, या फिर अतः आप जिसको बोलते हैं ना, दस डिक्शनरीज आर लाइक पासपोर्ट टू द स्टूडेंट फॉर इंडिपेंडेंट लर्निंग, इसलिए जो डिक्शनरी होती है वो एक पासपोर्ट की तरह काम करती है। पासपोर्ट मतलब कि जिसको भी आप इजीली कैरी करके रख सकते हो अपने पास, तो आपको मतलब बार बार किसी से पूछने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि आपके पास एक छोटा सा वो होता है ना, मतलब अब पासपोर्ट, आप उसको पासपोर्ट कंसिडर मत कर लेना, वो जो विदेशों में जो चलते हैं वो वाले पासपोर्ट नहीं। पासपोर्ट हम ऐसे भी कहते हैं कि एक छोटी सी वो पुस्तक आप जिसको इजीली अपने पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो, यहाँ पर पासपोर्ट हम उसको मान के चल रहे हैं। तो पासपोर्ट टू द स्टूडेंट फॉर इंडिपेंडेंट लर्निंग, के अपनी इंडिपेंडेंट लर्निंग के लिए जो डिक्शनरी होती है
वो एक बहुत अच्छा साधन है या फिर एक बहुत अच्छा वे है किसी भी वर्ड की मीनिंग को जानने के लिए। अब ये देखो दो टाइप की होती है, ये कितने टाइप की होती है, दो टाइप की होती है। टाइप ऑफ डिक्शनरी, डिक्शनरी कैन बी टू टाइप्स, कौन सी, बाइलैंग्वेज डिक्शनरी एंड लर्नर डिक्शनरी। बाइलैंग्वेज को आप ऐसे समझ लो कि उसमें दो भाषाएं होती है, एक तो वो भाषा जिसको आप समझते हैं वो हिंदी हो सकती है, उड़िया, बंगाली जो भी हो सकती है, और एक इंग्लिश। तो एक तो इंग्लिश और एक वो जिस भाषा में आप अपने जनरली आपकी जो हिंदी ही मान लो, हिंदी में ही सब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और दूसरी होती है लर्नर डिक्शनरी, ये थोड़ी बड़ी होती है और इसके मुकाबले लर्नर्स डिक्शनरी बड़ी होती है। अब इन दोनों के बारे में भी एक अलग क्वेश्चन बनता है और 1 नंबर का क्वेश्चन ना ये बनता है कि राइट द टाइप ऑफ डिक्शनरी। तो 1 नंबर का ये इतना क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है, ये वाला। और बाकी ये 5 नंबर का तो है ही, इसको आप कर लेना, कोई दिक्कत हो तो बता देना। अगला हम इसके नीचे करेंगे क्या, बाइलैंग्वेज डिक्शनरी और लर्नर डिक्शनरी के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।